पाकिस्तान में तो हमेशा से यही होता है। अगर इमरान खान के टाइम पर अगर आप देखें, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी उस वक्त के आर्मी चीफ को लेकर साथ जाते थे। इसलिए कि तमाम दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका कोई मतलब नहीं है। जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वही मुल्क चलाती है और उसी के हिसाब से मुल्क चलता है। इसी वजह से जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में, उनका कोई खास काम नहीं होता सिवाय एक पपेट की तरह ये रहते हैं। इमरान खान को तो साफ साफ पपेट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी कुछ उससे कम नहीं है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं जब कर्जा मांगने जाते हैं, कोई लोन लेना होता है, कोई इन्वेस्टमेंट की बात करनी होती है, तो ये मिलिट्री को लेकर जाते हैं। वरना आप ये देखिए कि क्या काम होता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, या कह लीजिए इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब का, कि वो हर जगह प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी जब तकरीर करते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते। भाई, उनका शुक्रिया तो आप उस वक्त अदा करें ना, अगर आपके यहाँ अमन हो जाए, अगर आपके यहाँ केपीके और बलूचिस्तान में अमन हो जाए, अगर आपके यहाँ जो अटैक्स चल रहे हैं टीटीपी के, वो किसी तरीके से आप रोक पाए, तब उनका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी है वो उनका काम है। इकोनॉमी चलाना, फॉरेन पॉलिसी बनाना, हर जगह पर इंटरफेयर करना, गवर्नमेंट लाना, गवर्नमेंट ले जाना, गवर्नमेंट गिराना, प्राइम मिनिस्टर्स को अरेस्ट करना, फांसी लगाना, सजा देना, जब ये सारे काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है तो डेफिनेटली फिर उसको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, लोगों ने गलत भी कहेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा, ये भी सभी के सामने। अच्छा आरजू, आपने कहा कि ये तो दिखावे के वजीर आजम होते हैं, बात सही भी है, और इसीलिए पूरी दुनिया कहती है वजीर आजम से क्या बात करना, आर्मी से ही चीफ से ही सीधे बात करो। तो अब अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि कर्जा लेने वाले का सिर, आ रहा हूं इरशाद जी, आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। मुझे पता है कोट पैंट पहनकर आप बहुत तैयार हैं, कहीं क्या पता आप भी कहीं कर्जा लेने के लिए जा रहे हो, तो ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़िए। एक आरजू से और सवाल, फिर आता हूं आपके पास। मैं आरजू को जवाब देना चाहूंगा। हाँ, मैंने बिल्कुल जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा सवाल है आरजू के लिए, आप अपनी बात जो इसने कोई सवाल किया, एक छोटा सा सवाल है आरजू के लिए, फिर तुरंत आप आरजू से आपकी बात कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आरजू से आपकी बात कराऊंगा। आरजू, अगर शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि कर्जा लेने वाले का सिर झुका होता है, जो सही भी है, तो ये सिर किसका झुका? अब सरकार तो नाम मात्र की है, तो जाहिर सी बात है ये सिर झुका आसिम मुनीर का। इज्जत किसने दांव पर लगाई? आसिम मुनीर ने। और ऑब्लिगेशंस कितने ना चाहते हुए भी किसने निभाई? आसिम मुनीर ने। देखिए, पूरी कौम का सर झुका है, चाहे वो आसिम मुनीर साहब हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे कोई भी हो, पूरी कौम का सर झुक जाता है जिस वक्त आप कर्जा मांगने जाते हैं। और उसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया को, यूएई को कहते हैं कि उनसे लिया हुआ लोन आप वापस नहीं कर सकते, 1 साल और दिया जाए, उस वक्त भी आपको शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि आपने मुल्क की क्या हालत कर दी है और कहां पर आपको इस वक्त होना चाहिए था, लेकिन आप वहां नहीं पहुंच सके। और मुसलसल इस वक्त लोगों की यहाँ पे हालत खराब से खराब होती जा रही है। इस 1 साल में, लास्ट जो 1 साल गुजरे, उसमें तकरीबन 7,06,000 लोगों का बताया जा रहा है, जो कि रिकॉर्ड पर है, जो मुल्क छोड़कर चले गए हैं। यहाँ पर से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, रहने की कोशिश नहीं कर रहे। रह वही लोग रहे जो या तो मजबूरी में जा नहीं सकते, या फिर जिनको यहाँ पर लूटमार करनी है। जो आम पब्लिक है वो तो यहाँ पे बेचारी ना गुजारा कर पा रही है, ना रह पा रही है, और अगर निकल सकती है तो वो निकलती जा रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब यही उसमें लगे हुए, वही जो लूटो ते फूटो पार्टी इस वक्त बैठी हुई है यहाँ। अरे लूटो तो फूटो, इरशाद जी आप भी कहीं फूटने तो नहीं निकल लिए? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, अभी आरजू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, मुझे इसका ख्याल आता है कि किस दिन को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए इनके लिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे आर्मी चीफ और मेरे वजीर आजम का इकट्ठे होना ये सबूत है कि पूरी कौम, पूरे इदारे एक पेज पे हैं। हम एक मुल्क हैं, एक अजीम मुल्क है, जिसके लिए हम इकट्ठे हैं अपने मफादात के लिए, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए। मेरे वजीर आजम और मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब जो साथ खड़े हैं, वो डंडा लेके खड़े हैं दुश्मनों के लिए, वो बताने के लिए खड़े हैं कि हम एक पेज पे हैं। जिस तरह के आप हमारे मुल्क के बारे में, आरजू जैसे लोग और आप, हिंदुस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे से 100 गुना बड़ा दुश्मन, 100 गुना बड़ी ताकत, जिसको धूल चटाते हैं हम हमेशा और जिसको रुलाते हैं हमेशा। देखिए, बात यह है कि हम चाहते नहीं कि ये कुछ करें। हम अगर हमने कर्जा लिया, हमें मालूम है कि हमें कैसे उतार रहे हैं, हमें मालूम है कि इसके बाद इंशाअल्लाह ये हुकूमत का टेनोर पूरा होने तक इसके बाद कभी कर्जा नहीं लेंगे, IMF की तरफ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क बन के उभरे हैं, अपने से 100 गुना को मार के उभरे हैं, हिंदुस्तान को धूल चटा करके पूरी दुनिया में इज्जत बनाई है मेरे आर्मी चीफ ने और तमाम इदारों ने। हंसे रोने का वक्त है आपका, आप हंसे। ये वो कहते हैं खसियानी बिल्ली का खंबा नीचे,
मैं आता हूं जहांगीर आपके पास। आरजू, एक कहावत है, चोर चोरी से ना जाए चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अच्छा, हर बार चोर यही कहता है मालिक इस बार छोड़ दो, अगली बार चोरी नहीं करेंगे। आपको जो ये वही हालत इरशाद की हो गई है। आपको बता रही ये चूरन बेच रहा हूं तो क्या है? अच्छा, मैंने दुश्मनी की भी बातचीत नहीं की, ना मैंने सैन्य ताकत की बातचीत की। आ रहा हूं मलिक साहब, ना मैंने सैन्य ताकत की बातचीत की, मैंने तो सिर्फ कर्जे की बातचीत की कि भाई ये कर्जे वाली स्थिति है, उस पर आपके शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट है। ये तुरंत आ गए कि ये किया वो किया, कर्जे इकोनॉमिक फ्रंट पर बात नहीं कर रहे। तो मुझे कर्जा उतारना है, मुझे उतारना है। आपको काहे की तकलीफ होती है? मैं वही तो प्रॉब्लम आपकी समझ नहीं आती है। मैंने लोन लिया, मुझे पता है कि कैसे उतारना है। आपकी तकलीफ किस चीज की है? आपने शोर वावेला क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है कि ये लोन, तो यार चिढ़ क्यों रहे हैं? मान लीजिए आरजू, ये क्यों चिढ़ रहे हैं? मान लीजिए मैंने पूछ ही लिया कि भाई आपके वजीर आजम कह रहे हैं कि इतना कर्जा उतार नहीं पा रहे भाई, और देनदारी के चक्कर में आईएमएफ के अगले प्रोग्राम के लिए भी लोन लेना पड़ता है, तो ये इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? बिल्कुल जाहिर है बात, इरशाद साहब ने उनको डिफेंड तो करना है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए। जब सही पॉलिसी बनाएंगे तो ना तो इन्हें कर्जा लेना पड़ेगा और कर्जा दे भी पाएंगे। लेकिन जाहिर अगर हर पॉलिसी ऐसे ही बनेगी कि जो पैसा आ रहा है उसको बस खाओ पियो करप्शन में इस्तेमाल करो और उसके बाद भाग जाओ, जब गवर्नमेंट चली जाए तो कह दो जी अगला आएगा वो भुगतता रहेगा। यही चीज इमरान खान भी करते थे, यही चीज नवाज शरीफ भी करते थे और उनसे पहले की गवर्नमेंट्स भी यही करती थी। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क के कौम के लिए बोलता हूँ, अपने इदारों के लिए बोलता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है कि मैं एक ताकत हूँ, मुझे मालूम है कि एक बहुत बड़ी अजीम मुल्क हूँ। तो मुझे किस चीज से बात, मैं आपको जवाब क्यों दूं, हिंदुस्तान को जवाब क्यों दूं कि मैंने लोन क्यों लिया, मेरे आर्मी चीफ मेरे वजीर आजम के साथ क्यों खड़े हैं? पूरी चैनल मेरा नाम खा जाते हैं। तो पूरा नाम है यासीन, नहीं लिख दीजिए भाई, यासीन मलिक लिख दीजिए, हमें क्या दिक्कत है? कल को आप कसाब लिख लीजिए, कल को आप जो है ओसामा बिन लादेन लिख लीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको नाम रखना है जो भी रखिए। ओसामा बिन लादेन भी मेरी सर आंखों पे और यासीन मलिक भी मेरे सर आंखों पे। अरे यासीन मलिक, ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर, नाम रखिए ना, ऐसे ही नाम होते हैं पाकिस्तान में। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इकोनॉमी कंट्री शो किया और आप बेहतरी की तरफ आए। उससे पहले आपके हालात बहुत तंग थे, प्रॉब्लम वाले थे, और नो डाउट के एक फील्ड है जिसके अंदर आपने वाकईतन अपने मुल्क का लोहा मनवाया, हिंदुस्तानियों का लोहा मनवाया, और वो आपकी इकोनॉमी की फील्ड थी और आपने बैलेंस किया उसको और अच्छे से लेके चले। और आप आईएमएफ के प्रोग्राम से ना सिर्फ बाहर निकले बल्कि आपने बहुत कुछ बेहतर भी अपने मुल्क के लिए इस इकोनॉमी के हवाले से किया, जिसमें हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से क्रेडिट भी देते हैं और आपको इस बात पे मुबारकबाद भी देते हैं कि यू डन अ फैबुलस एंड ग्रेट जॉब। अब सेकंड इसका पहलू भी देख लीजिएगा, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ी, उसका जहां पे नेगेटिविटीज थी वहां पे पॉजिटिविटी भी थी। आपने स्पेसिफिक टॉपिक रखा था यूरोपीय यूनियन के साथ, वो जो आपका मुआहिदा हुआ उसके साथ। आप पता नहीं क्यों पाकिस्तान की चीजों के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। अब इसके प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको अपने लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके यहाँ खुद मुख्तियारी, आपके यहाँ अब आपको जरा सुन लीजिएगा मेरी, अगर पहली वाली बात है आपने अच्छे नहीं सुनिए ना, कहाँ कोई आ रहा है बीच में? नो को पहले वो, अरे आपका कान बज रहा था भाई, कोई नहीं बोला बीच में। मेरा काम जिस दिन, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितना प्यारा स्टार्टअप लिया है मैंने, अच्छा लिया है ना? नहीं, आपके हर स्टार्टअप अपने आप में सेल्फ डैमेजिंग होते हैं, छोड़ दीजिए। आज मैं पॉजिटिव तरीके से आपको खिराजी तहसील पेश करने के ना बोलिए। बताना चाहता हूँ, हमारा खिराजी तहसील नहीं चाहिए आपको, आप तो पूरी दुनिया में जो है वो कुछ वो करते हैं, पाकिस्तानी आपको क्रेडिट दे रहे हैं। अरे मेरे पास बुद्धि होती तो इतना बड़ा मुल्क क्या हमें खा ना जाता मई 2025 को, जब आपने हमारी एक जगह अटैक किया, हमने आपका हर जगह तबाह बर्बाद कर दी। कर्नल दिनेश जैन, अलबत्ता ना तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की बातचीत कर रहा हूं, ना तो मैं सैन्य ताकत की बातचीत कर रहा हूं। मैंने मदर ऑफ डील्स की चर्चा करके ये सवाल पूछा कि भाई आर्मी को आर्मी के काम में रहने दो, आसिम मुनीर को लेकर भीख मांगने की क्या जरूरत है? फिर तुम लोग मुझे क्या, देखिए राकेश, पाकिस्तान की जो मदरसे हैं ना, उनके अंदर इकोनॉमी नहीं पढ़ाई जाती, उनके अंदर बंदूकें, बार बार उसके साथ अटैच करते हो, आतंकवाद, उनके अंदर कैसे किसी देश, हर जगह पे कैसे ट्रेन करके ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को पनाह देना है, जिसपे यासीन मलिक को बड़ा गर्व है। ठीक है, इनको इकोनॉमी नहीं आती। मैं बताता हूं ये जो डील हुई है क्या, 70% जो ट्रेड है पूरे यूरोप और इंडिया के बीच में, वो फ्री ट्रेड हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या की है हिंदुस्तान ने
कि हिंदुस्तान से जो चीजें मोटे तौर पे बताऊंगा, बाकी समझ में नहीं आएगा यासिन को, और मदरसे में पढ़ा है ना, नहीं समझ में आएगा। तो 91% ट्रेड हिंदुस्तान से जो जाएगा उसके ऊपर है, और उसके अंदर भी वो चीजें हैं जो हमारे पास सरप्लस और जो चीजें हैं जैसे पोल्ट्री है या हमारा जो दूध वगैरह का बिजनेस है, हमारे किसानी का बिजनेस है, उसको नहीं हमने छूने दिया, ना 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 ना। और यही कारण है कि जैसे नासिर बोल रहा था मेजर साहब कि हम लोग, हमारी जनता को आराम से राशन मिलता है। यस, हम हंसते खेलता देश है, हमें जरूरत नहीं है ट्रकों के पीछे सड़क पे भाग के आटे के लिए लड़ने की। वो तो पाकिस्तान को मुबारक हो, हमारे यहां तो घर में पहुंचता है आराम से, इज्जत से खाओ भाई, बहुत संपन्न देश है। और पाकिस्तान को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। दूसरा देखिए, इरशाद जो है ना, मैं पहली बात तो इरशाद को ये बताना चाहूंगा, ये यासिन को तो समझ में नहीं आएगा मेरी बात। इरशाद भाई, आपको ना, आप धमकी दे सकते हो सिर्फ खातिन को, मेरे जनरल, मेरी आर्मी, मेरा देश। कभी मेरी कौम बोला है क्या? मेरी कौम बोला है कभी तुमने? इरशाद, नमक हराम इंसान पाकिस्तान के, नमक हराम हो तुम पाकिस्तान के, पाकिस्तान की कौम के बारे में बोला कभी? अगर वो खातून बोलती है, अगर आरजू बोलती है, अगर आरजू बोल रही है, मैं बोलने दो, अभी तुम्हारे टाइम में नहीं बोला मैं। इरशाद अभी मत बोलो इरशाद, मेरे को बोलने दो, बात सुनेंगे आपकी। आप ना ISI के और ISPR के आगे बीत जाओ। यहाँ पे आके आरजू सच्चाई बोल रही है ना, कौम की बातें कर रही है, उसको धमकियां देता है, धमकी दे रहा है इंसान। कर्नल सर, मैं आता हूं एक बार जहांगीर के पास जाऊं। डॉक्टर इरशाद सुनिए ना, डॉक्टर इरशाद सुनिए, आपको एक दो शब्दों से कर्नल दिनेश नैन के दिक्कत हो रही होगी, लेकिन उनका गुस्सा इसलिए भड़का कि आपने शुरुआत में ही आरजू के लिए धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया, तो इसलिए उनका ये गुस्सा भड़का। अब आपको नहीं अच्छी लग रही है बात तो आप छोड़ दीजिए बात। मैं जहांगीर आपके पास आता हूं, एक मिनट जहांगीर, कर्नल दिनेश नैन आता हूं सर, आता हूं डॉक्टर इरशाद, एक मिनट। एडवोकेट जहांगीर, एक तो अलबत्ता चलिए सबने यहां पर माना, नदीम हो, मलिक हो, यासीन मलिक हो या कोई भी हो, कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है आज की डेट में, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बेहद करीब है, और वो बनेंगे। फ्री ट्रेड डील दुनिया कह रही है, यूरोपियन यूनियन भी आया, तो यूरोपियन यूनियन की ओर से यह कहा गया कि जब भारत प्रगति करता है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, कि जब भारत प्रगति करता है तो दुनिया स्थिर रहती है, स्टेबल रहती है। जब भारत प्रोग्रेस करता है तो यूरोप पूरा स्टेबल रहता है। ये उनकी ओर से कहा गया, ये मेरे शब्द नहीं है। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों का पड़ोसी देशों से व्यापार घाटा 44% से ज्यादा है, आधे से ज्यादा। पहले करीब कुछ साल पहले तक 48 मल्टीनेशनल कंपनियां थी, आधे से ज्यादा छोड़ चुकी हैं। कितनी कंपनियां होंगी शायद आपको गिनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक आम पाकिस्तानी होने के नाते क्या आपका सिर शर्म से झुका कि भीख मांगने के लिए सेना को आगे किया गया? अच्छा सर, थैंक यू सो मच राकेश, और मेरी तरफ से सबको सलाम। और आरजू, पहले तो मैं जो है PMLN के जो बैठे हुए लीडर, उनकी तरफ से जो बोले गए अल्फाज है मैं माजरत करता हूँ, और आपके जो है ना इज्जत में 2 अल्फाज कहता हूँ। हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ठीक है, हमारे स्कूल ऑफ थॉट जो है डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक औरत की इज्जत और या अदर किसी भी बंदे की इज्जत मेरे लिए अहम है, जो मुझे सिखाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो इरशाद, रुक जाइए भाई, एक तो जहांगीर को सबसे आखिर में समय मिला, थोड़ा सा सीखिए उनसे। उनके पाकिस्तान में उनके जैसे लोगों की जरूरत है, आपके जैसे भड़कने वाले लोगों की नहीं। सुनिए प्लीज डॉक्टर इरशाद, युवा है आपके मुल्क के, सुनिए उनको, सुनिए। एडवोकेट जहांगीर प्लीज उनको बोलिए।